कि other parties should learn a lesson from there. And I think right now we have our very dear friend, the most eminent Mr. Lakshman Saji with us. Lakshman Saji, namaskar. नमस्कार. Namaskar, sir. How are you? Fantastic. अरे जबरदस्त सर, क्या बात है. Wonderful, wonderful. अरे क्या बात है. सावरकर गौरव यात्रा. क्या बात है सर. Absolutely wonderful. Really and truly wonderful. लक्ष्मण साहू जी साहब, हाल ही में श्याम प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिवस भी था, जयंती भी थी, सब लोग वहां पर गए. आज की तारीख में यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उस जैसा संगठन किसी और के पास नहीं है और ना ही कभी होगा. हमने खुद देखा है, जब आपकी सिर्फ 2 सीटें थी पार्लियामेंट में, तब भी संगठन वैसे ही काम करता था, आज भी वैसे ही काम कर रहा है. ये सोशल मीडिया एक नई चीज है जो आई है, उसके अलावा संगठन में कोई खास फर्क नहीं हुआ है. आप बताएं कि आने वाले दिनों में संगठन को और ताकत करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जाएंगे. सौजी साहब. एक तो संगठन में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़त हो रही है जी. मैं संगठन से आपातकाल से जुड़ा हूं, मेरी उम्र के 14वें साल से जी. इसलिए जो जो अनुभव हर समय का है, पहले संघ का कार्यकर्ता, फिर जनसंघ का विचारधारा, बाद में जनता पार्टी के साथ में काम करना और फिर भाजपा का निर्माण, तो जब से लेके पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी हमारे पास जी. पहले सुविधाएं क्यों नहीं थी? क्योंकि कांग्रेस की जिस तरह के काम करने की जो पद्धति थी, सब जगह सत्ता में कांग्रेस थी और हम सत्ता के आसपास भी नहीं थे. करेक्ट. तो हम विचारधारा के लिए सिर्फ काम करते थे. हमारे चुनाव चिन्ह लोगों के पास पहुंचना चाहिए, इसलिए चुनाव लड़े जाते थे जी. लैंप होता था, मुझे याद है. कोई ग्रामीण इलाके में कोई आपका चुनाव चिन्ह यूज्ड टू बी, भारतीय जनसंघ का लैंप हुआ करता था चुनाव चिन्ह. दिया. बराबर. दिया था जी. दीपक था जी. दीपक के बाद में जनता पार्टी का नांगरधारी, हाँ, वो हलदार था. हलदर आया और बाद में कमल का फूल जो कमल आया 80 साल से जी. दुरुस्त बात है. सर, वी कैन हियर यू, प्लीज गो अहेड. अभी सुनाई बहुत अच्छे तरीके से सुनाई दे रहा है सर, आप टेंशन ना लें. कोई बात नहीं. हाँ, बोलिए सर. है तो जब से हमने जब जनसंघ के लिए जब काम करते थे, जबकि बात अलग थी, जनता पार्टी में हम सत्ता के पास थोड़े बहुत पहुंच गए. आदरणीय अटल जी, आदरणीय आडवाणी जी, परराष्ट्र मंत्री अटल जी थे, नभोवाणी मंत्री आडवाणी जी थे, तो हमको सत्ता का थोड़ा सा स्पर्श हुआ था. लेकिन जनता ने जो भरोसा दिया वो भरोसा टूट गया. और जब हम मुंबई के समता नगर से संदेश लेकर अटल जी के नेतृत्व में भाजपा की बढ़त होने लगी, अटल जी ने उस समय कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा. और ये विश्वास के साथ जब भाजपा के ने 80 से लेकर 84 तक 4 साल पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत भर इतने मेहनत से काम किया भाजपा ने, एक अपने विचारधारा के बहुत सोच समझकर. और अभी विरोधी दल में हमारा कोई स्थान ऐसा भरोसे का नहीं रहा था पॉलिटिकल स्थिति में. और बाद में फिर जनता राजवट जब आई थी, जनता पार्टी का जब सरकार आया, तो इंदिरा जी को जनता ने जब नकार दिया था, तो 80 साल में जिस तरीके से इंदिरा जी का फिर आगमन हो गया कांग्रेस का जी, तो उसके बाद में जो हमको कष्ट करके जो 4-5 साल हमने पार्टी चलाई, तो कांग्रेस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में डूब गई थी. विश्वास उड़ गया था, भिंद्रनवाले का आंदोलन बहुत बड़ा हो गया था जी. और ऐसी स्थिति में 4 साल में जो हमने कुछ सहा था पार्टी ने, तो प्रधानमंत्री की अगली बारी अटल बिहारी ऐसा सोचकर हम चुनाव को सामने जा रहे थे. और उसी वक्त एक पूरी तरह से इंदिरा जी की जो हत्या हुई जी, निर्मम हत्या हुई, वो सबके लिए बहुत गहरा सदमा था. और उस सहानुभूति के लहर में
हमारे 5 साल की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई थी, पार्टी के लोगों की, नेता लोगों की, कार्यकर्ताओं की, पूरे देश भर की। और फिर उधर से वो सहानुभूति की लहर से बाहर आना बहुत मुश्किल था। और जो रातों रात राजीव जी पंतप्रधान हुए थे जी, और उस समय जिस संकट का सामना हमको करना पड़ा, लेकिन एक बात मैं कहता हूं इसके लिए, क्योंकि हमने 77 का जनता चुनाव का भी चुनाव देखा था, जिस तरह से विरोधी दल सत्ता में आए थे, 80 साल का भी चुनाव देखा था, और जो 84 का 84 का जो चुनाव देखा, उसमें जो फर्क नजर आया था, तो इतनी बड़ी मात्रा में नए नेतृत्व को सहानुभूति के लहर पर लोगों ने चुन के दिया, लेकिन उसका उनको उपयोग, उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, न देश को हुआ, न पार्टी को हुआ, न किसको हुआ। मिस्टर क्लीन बोल के इनकी जो इमेज हो गई थी राजीव जी की, 2-2.5 साल में जब बोफोर्स का मामला सामने आ गया, क्वात्रोची का, तो वो सब लहर उतर गई। और 5 साल में फिर जहां 400 के ऊपर संसद में कांग्रेस के आए थे, तो 89 में 4 साल में उनकी बढ़त 200 सीट से कम हो गई थी जी। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री हुए थे, भाजपा ने उनको बाहर से समर्थन दिया था। उसी समय हमारा राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, उसी समय मंडल आयोग का वातावरण चल रहा था, उसी समय बोफोर्स के बारे में आंदोलन चल रहा था, और ये 88 से लेकर 90 तक जो एक माहौल पूरे भारत में हुआ था, वो सब लहर के चढ़-उतार हमने भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में देखे हैं। उसी समय हमारे जब 85 में विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में हुए थे, हमको इतिहास इसलिए बताना पड़ता है कि अभी का जो माहौल बना है उसका बीजारोपण वहां हुआ था जी। हमको अच्छी तरह मालूम है। 84 में जब हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो हमने शिवसेना को साथ में लिया था महाराष्ट्र में जी। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी, उस समय का जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय शिवसेना के 2 सीट कमल चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े थे मुंबई में। 2 प्रत्याशी शिवसेना के, भाजपा के कमल चुनाव चिन्ह पर लड़े थे जी। हम हार गए थे बुरी तरह, सब जगह। उधर अटल जी हारे थे, उधर सब, यानी कि पूरा वो सहानुभूति का माहौल था। तो हमारे सिर्फ 2 सांसद चुनकर आए थे, एक आंध्र में से जंगा रेड्डी बोल के आए थे, और मेहसाणा से गुजरात में पटेल बोल के आए थे जी। मैं इसलिए बता रहा हूं, आप हमको थोड़ा सा इतिहास को दोहराना चाहिए। नरसिंह राव जी 2 जगह खड़े हुए थे, एक आंध्र में खड़े हुए थे नंदेड़ में, और एक महाराष्ट्र में रामटेक कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े थे। लेकिन इंदिरा जी की हत्या के बाद भी आंध्र में नरसिंह राव जी हारे थे और महाराष्ट्र में चुनकर गए थे जी। और वो जो 2 सांसद खड़े थे, उससे हमारे कार्यकर्ता पूरे चिंतातुर हो गए थे। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने अटल जी को खत लिखा था, अटल जी आगे हमने क्या करना चाहिए। तो अटल जी ने हमको खत में लिखा था, पूरे भारत भर में जितने हमको वोट मिले हैं, वो वोट के आधार पर हमको आगे जाना है। और जो हमने 84 से केवल 3 महीने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए थे जी। यानी कि 65 दिन के बाद दिसंबर एंड में लोकसभा के चुनाव हुए थे, और 5 मार्च 85 में हमारे विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल 2 महीने 5 दिन के बाद हमारे नासिक जिले के 14 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पे कांग्रेस हारी थी जी। इसलिए मैं सहानुभूति की लहर, उस सिचुएशन को मैं बोल रहा हूं। सहानुभूति की लहर महाराष्ट्र में, और एक जिला ऐसा है जहां रायगढ़ जिला है, कोकण में, रायगढ़ में 8 सीटें थी, 8 के 8 सीटों पर कांग्रेस पराभूत हो गई थी। जब हमारा शरद पवार, शरद जोशी इनके साथ में पुलोद हुआ था महाराष्ट्र में, और शिवसेना को उस समय शरद पवार जी ने पुलोद में नहीं लिया था। हम पुलोद में शरद पवार जी, शेतकरी कामकरी पक्ष, जनता पार्टी और बीजेपी, ये चारों का पुलोद हो गया था। और हमारी मुंबई में मत विभाजन से शिवसेना साथ में नहीं थी उस वक्त। हमने शरद पवार जी को उस दिन, हमारे नेताओं ने बोला था, प्रमोद जी महाजन, गोपीनाथ जी मुंडे, उत्तम राव जी पाटिल जबकि वहां के नेता थे, उनको बोला था कि 84 में हमने लोकसभा के लिए हम शिवसेना साथ में थे, अगर पुलोद में शिवसेना ले तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन शिवसेना प्रादेशिक पार्टी है, मुंबई के बाहर भी नहीं है, इसलिए पुलोद में उनको नहीं लिया था शरद पवार जी ने उस वक्त। ये अभी के लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए मैं एक बात आपको बोलने जा रहा हूं। और 85 में जब पुलोद हो गया और पूरा भारतीय जनता पार्टी शेकाप साथ में हुए भी शरद पवार जी को महाराष्ट्र में ऑपोजिट पार्टी भर के
जनाधार नहीं मिला था। अभी जब अगर वो हमको बहुमत मिलता था तो शरद पवार जी विरोधी दल के मुख्यमंत्री होते थे महाराष्ट्र के 85 में, लेकिन जब मेजोरिटी नहीं मिली तो कुछ महीनों के बाद तुरंत राजीव गांधी के हाथ मजबूत करने के लिए वो कांग्रेस में फिर से चले गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त लेकिन 16 सीटें मिली थी। भाजपा नहीं, लेकिन भाजपा ने बाद में हमारे जो नेता थे प्रमोद जी महाजन, गोपीनाथ जी मुंडे और उस समय के सभी नेतागण महाराष्ट्र के, उन्होंने बाला साहेब ठाकरे जी से बात करके सेंट्रल बीजेपी से अनुमति मनाकर 2 साल प्रयास करके कार्यकर्ताओं में विश्वास देकर भाजपा शिवसेना का अलायंस करने के बारे में सोचा और 25 सितंबर 1989 को लोकसभा से पहले भाजपा शिवसेना अलायंस को सेंट्रल बीजेपी ने परमिशन दे दी। That's right. और 85 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो शिवसेना का एक विधायक, सिंगल विधायक असेंबली में था महाराष्ट्र के, और भाजपा के जो पहले 14 थे 80 से 85 तक, तो पुलोद होने के बाद 14 से सिर्फ 16 हो गए, जी। 2 ही बढ़ गए। दो यानी बढ़ कि गए। भाजपा का फायदा दूसरे दल को हो गया, लेकिन दूसरे दल का फायदा भाजपा को अलायंस में पुलोद में नहीं हुआ। ये वास्तविकता है। फिर हमने शिवसेना के साथ अलायंस करने के बाद 89 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, बहुत भारी मात्रा में अच्छे आंकड़े से सांसद महाराष्ट्र में चुनकर आ गए और महाराष्ट्र में सत्ता कांग्रेस की जा सकती है, विरोधी दल की सत्ता आ सकती है, इसका पहला सूरज 89 के लोकसभा में उगा हुआ था। और उसके बाद में जब 1990 के जो विधानसभा के चुनाव हो गए तो फिर हमारे 100 से भी ज्यादा विधायक असेंबली में चुनकर आ गए। शिवसेना का 85 से 90 तक विधानसभा में असेंबली में सिर्फ एक विधायक था और वो थे छगन जी भुजबल जी। और 90 में जब अलायंस हो गया भाजपा के साथ तो जो 54 विधायक शिवसेना के भाजपा के साथ अलायंस हो गया, इसलिए विधानसभा में गए थे। सिंगल विधायक के 54 विधायक भाजपा के साथ आकर हुए थे। मुझे यह बताना है कि सहानुभूति की लहर 4 साल में उतर गई और ऑपोजिशन का माहौल बन गया था महाराष्ट्र में। बाद में 90 से 95 से लेकर 4 साल में जब शरद पवार जी मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन हमारे विधायक की संख्या बढ़ गई थी। उसके बाद में फिर जो एक संघर्ष यात्रा गोपीनाथ जी मुंडे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में निकली, अनिल शर्मा, शनिल शर्मा जो एयरपोर्ट में उधर प्रवास में गुनेगारी राजनीति में नहीं आनी चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष यात्रा, बहुत बड़ा अभियान महाराष्ट्र में हमने छेड़ा था भाजपा ने। और फिर 95 में जब हमको और अच्छी जगह मिली असेंबली के लिए, तो फिर 10-15 विधायक हमको कम पड़े तो फिर इंडिपेंडेंट को साथ में लेकर फिर पहले बार 95 में भाजपा शिवसेना अलायंस का गवर्नमेंट यहाँ बन गया। मनोहर जोशी जी मुख्यमंत्री बने, गोपीनाथ जी मुंडे मुख्यमंत्री बने, लेकिन सत्ता सूर्य कांग्रेस का महाराष्ट्र की राजनीति से कभी जाएगा ही नहीं। ऐसे जो इन्होंने बना के रखे थे मन अपना, उसको पूरी तिलांजलि मिल गई थी और कांग्रेस की गवर्नमेंट हारकर भाजपा शिवसेना अलायंस की सरकार 95 में आ गई थी। लेकिन अभी क्या होगा सर, ये तो बता दें। आज की तारीख में महाविकास आघाड़ी ये कहती है कि हम तीनों पार्टियां अगर इकट्ठे लड़ते हैं तो बीजेपी और शिंदे सेना का खात्मा होने वाला है। इसमें एक फर्क मैं आपको बहुत खुलेआम से बताना चाहता हूं। जी बोलिए। ये लोग चुनाव होने के बाद अगर सीटों का तालमेल होते तो इकट्ठा आते हैं, चुनाव से पहले इकट्ठा आएगा तो इनको कोई जनाधार नहीं है, क्योंकि इनके सामने लड़ने वाले यही लोग थे। शिवसेना के जो सीट चुनकर आई उनके सामने कौन हारा है? बीजेपी थोड़ी हारी है, इन लोग ही हारी है। जो कांग्रेस चुनकर आई है उनके सामने कौन हारा है? इसलिए ये जीतने के बाद इनको इकट्ठ होने के लिए मौका मिलता है, लेकिन अभी जीतने का कोई चांस नहीं है उनको। अभी पब्लिक उनको चुनकर नहीं देगी, पब्लिक ने उनको ऐसे भी लताड़ा था। और अपनी चर्चा संगठन के ऊपर चल रही है, संगठन का इतिहास बताने के लिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई। साहू जी साहब, आज के तारीख में मल्लिकार्जुन खड़गे 17-18 पार्टी को लेकर दिल्ली में ये कहा कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर अघोषित इमरजेंसी है आज पूरे देश में। और वहां तो बोल दिए, महाराष्ट्र में मुंबई में कल जितेंद्र आव्हाड, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, जितेंद्र आव्हाड कहने लगा कि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं टोकतंत्र है। यहाँ पर ठाणे में
देश का कानून चलता नहीं है, ठाणे को एक अलग देश घोषित किया जाए, तो क्या डिक्टेटोरियल लोकतंत्र खतरे में है? जैसे पहले राहुल गांधी कह रहा था, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बोल रहे, कभी आदित्य ठाकरे बोल रहे, संजय राउत बोल रहे, जितेंद्र आव्हाड बोल रहे, क्या देखते हो साहू जी साहब? बात ऐसे, इनकी सब ये जो बातें हैं मनगढ़ंत की बातें हैं, इनके बात में कोई आधार नहीं है। 72 में जब चुनाव में भ्रष्टाचार हो गया, इसलिए कोर्ट ने निकाल दिया था इंदिरा जी को कि आपको इसके आगे कैंडिडेट भी आप हो नहीं सकती, और ये चुनाव उनको रद्द कर दिया था। कोर्ट का न सुनना, ये नेहरू जी का, इंदिरा गांधी का, राजीव जी का और गांधी घराने का पूरा इनका एक हक मानते हैं वो, इसलिए उनको ये डेमोक्रेटिक बात उनको पसंद नहीं आती है। इमरजेंसी किसने लाई थी? इमरजेंसी लाने की जरूरत क्या थी? जब खुद का पद जा रहा है, खुद की सत्ता जा रही है, तो पूरे लोकतंत्र खतरे में डाल दिया। लोक नायक जयप्रकाश जी नारायण जब वहां थे, उन्होंने जब बोला कि ये आपातकाल की स्थिति में कांग्रेस के खिलाफ जो जो दल है उन्होंने एक आना चाहिए। हमको क्या सिखाते रहे? हमने जनसंघ बोल के इतने विचारधारा के आधार पर कड़वा संगठन जो खड़ा किया था 25 साल 51 से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय से लेकर अटल जी तक, हमने 25 साल का हमारा संगठन देश के लिए उसमें मर्ज कर दिया जी, मर्ज कर दिया था जनता पार्टी में। देश हमारा ध्येय क्या है? पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, अंत में स्वयं। ये सिर्फ हमारा बैनर का स्लोगन नहीं है, हमने ये जीता जागता हमारा ये उदाहरण है आपके सामने कि हमारा 25 साल कड़वा संगठन जो विचारधारा के ऊपर खड़ा हुआ था, इतने लोगों ने बलिदान दिया था। मुखर्जी का बलिदान केवल जनसंघ के नेता थे इसलिए हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान सिर्फ वो जनसंघ के नेता थे, विचारधारा। उनके पास क्या था? क्या सत्ता थी? क्या उनके पास पैसा था? क्या था उनके पास? उनकी हत्या क्यों हुई? ये विचारधारा के ऊपर जिन्होंने बलिदान दिया है देश में, ये सिर्फ ये 2 बलिदान है। विचारधारा के ऊपर दूसरा कोई बलिदान, बाकी राष्ट्रीय नुकसान होने के बाद बलिदान है, कुछ ना कुछ जिसका भी बलिदान हुआ होगा। यह बलिदान केवल राष्ट्रीय भावना जताने के लिए, मुखर्जी का बलिदान और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हम कभी भूल नहीं सकते। और इसलिए ये जो लोग अभी बोलते हैं, चर्चा करते हैं, इमरजेंसी कौन लाता है, कौन बातें करता है? जब इनको गवर्नमेंट मिलती है तो ये कैसा गवर्नमेंट चलाते हैं? देखो, अभी हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जब मेरे जैसे कार्यकर्ता क्या सोचता है, जो एक 25 साल पूरे हो गए थे देश के आजादी को 72 में, तो ये मामला सामने 72 में इंदिरा जी ने कोर्ट का माना नहीं और इमरजेंसी लागू किया। ये हमारा सिल्वर जुबिली का योगदान है कांग्रेस का भारत के लिए। ये क्या बोलते हैं डेमोक्रेटिक की बात? दूसरी 50 साल जिगरा जब हम मना रहे थे संसद में, जब हमारा स्वर्ण महोत्सव हो रहा था, उस वक्त इन्होंने लोकशाही का पूरा मजाक उड़ाया था। क्या देवेगौड़ा जी कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए थे? आईके गुजराल कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए थे? एक साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, एक वोट के लिए अटल जी जैसे एक अच्छे नेता को बाजू को करके दिया, क्योंकि इनको खुद की मनमानी करनी थी, इनको भ्रष्टाचार करने का था, इनको देशद्रोही ताकतों को ताकत देने की थी। क्या आईके गुजराल के जमाने में कांग्रेस ने क्या क्या उन्होंने क्या क्या मसले किए, इसकी अगर इंक्वायरी होगी तो कांग्रेस का पूरा पोल खुल जाएगा। उनको क्यों प्राइम मिनिस्टर बनाया था? इनको पर्दे के पीछे से राजनीति करनी थी। सर सिर्फ राजनीति ही नहीं करनी थी सर, सिर्फ लक्ष्मण जी, सिर्फ राजनीति ही नहीं करनी थी। देश के स्वतंत्रता के रौप्य महोत्सव में इनका भ्रष्टाचार, देश के सुवर्ण महोत्सव पे इनका भ्रष्टाचार, और अभी अमृत महोत्सव में हम जब विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, बेदाग इतना बड़ा विश्व गुरु होने वाला नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, इनके नेतृत्व जब हम स्वर्ण अमृत महोत्सव मना रहे हैं और देश जब आगे जा रहा है, तो ये जो देश आगे जा रहा है, उस वक्त जब हमको G20 का अध्यक्ष पद मिलता है, जब इनके नेता जब भारत जोड़ो की यात्रा निकालते हैं, तो जो जो अस्मिता हमारी है, सावरकर जी हमारे अस्मिता है, उनके बारे में गलत कहना, उनके बारे में अलग अलग बातें करना, जो ये जैसे मुगलों ने हमारे अस्मिता को ठुकराया था, जैसे ब्रिटिश राज में हमारे अस्मिता मारने के लिए उन्होंने तैयारी की थी, वैसे आज के विरोधी दल ये हमारे राष्ट्र के जो अस्मिता के लोग हैं उनके ऊपर हल्ला करके देश में और एक देश का विभाजन करना चाहते थे। लेकिन अब नेतृत्व इतना खंबीर है, भाजपा के हाथ में सत्ता है, इनके मनगढ़ंत कहानियों से अभी देश का विभाजन कभी भी नहीं होगा, यह हमारा भाजपा का संकल्प है। आज सावजी साहब, उद्धव ठाकरे जी ने देव फडणवीस जी पे आलोचना किया, बोले कि आपसे
होम मिनिस्ट्री अगर संभाला नहीं जाता तो आप हट जाइए, ये आप अन्याय कर रहे हैं, और कुछ ऐसे शब्दों का उच्चार किया जो बोलने लायक नहीं है। तो कैसे देखते हो आप, क्या ये फडणवीस जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या टोकतंत्र चल रहा है? क्या लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है? लोगों को संरक्षण नहीं मिल रहा है, प्रशासन ढंग से काम नहीं कर रहा है? कैसे देखते हैं सौजी साहब? अभी हमारे महाराष्ट्र में जो राजनीतिक लोग हैं ना, जो राजनीतिक होशियार लोग हैं, जिनको सब दिखता है, सोचते हैं, समझते हैं, वो उद्धव जी ठाकरे को शिवसेना का नेता मानते हैं, शिल्लक सेना बोलते हैं। जितनी बची कुछ सेना है उनके पास, उनको उतना जमा के रखने का है, इसलिए उनको कुछ ना कुछ रोज स्टेटमेंट देना पड़ता है। लेकिन लोगों को मालूम है, शरद पवार जी को भी मालूम है, अजित दादा को भी मालूम है, पूरे शिवसेना के नेता लोगों को मालूम है, भाजपा को मालूम है, देवेंद्र जी फडणवीस जैसा नेता महाराष्ट्र में पिछले 50 साल में महाराष्ट्र संभालने के लिए दूसरा कोई नेता नहीं था। इतने अच्छा काम उन्होंने किया है। और जब इनको मौका मिला 2 साल मुख्यमंत्री, 2.5 साल होने का, 3 मंत्री जेल में होने के बाद उनका इस्तीफा ये नहीं ले सके। सचिन वाजे क्या लादेन है क्या, उसके ऊपर इतनी इंक्वायरी बिठा रहे हो? ऐसा जिसने सवाल किया, और सचिन वाजे का हिस्ट्री सबको मालूम हो गया। मनसुख हिरेन का जो जिस तरह से विधानसभा का काम चालू होते हुआ उसका शो मिला है इनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, ये क्या बात करेंगे? मैं वैसे बोले तो देवेंद्र जी फडणवीस के बारे में बात करने की इतनी सी भी औकात उद्धव जी ठाकरे की नहीं है, इतनी सी भी नहीं है। मैं तो बोलता हूं, मैंने ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने समाज बहुत करीब से देखा है। मैं कार्यकर्ता हूं, हम राजनीति करने वाले लोग नहीं है, हम राजनीतिक पक्ष में काम करते हैं लेकिन राजनीति नहीं करते हैं। शिवसेना का कोई भी शाखा प्रमुख उद्धव ठाकरे की जिससे भी बहुत बड़ा होशियार है, क्योंकि उसने समाज के साथ कुछ न कुछ कार्य किया है। इनका समाज से कभी कोई रिश्ता नहीं था, कोई नाता नहीं था। चांदी का सोने का चम्मच मुंह में आकर जो पैदा हो गए, राजनीति में आ गए। बाबा साहब ठाकरे की ऊंचाई इनको कभी मिल नहीं सकती, और देवेंद्र जी के ऊपर ये कितने भी कुछ बोलेंगे, लोगों का उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। उनका कोई 1% भी उनको अधिकार नहीं है, हक नहीं बनता उद्धव जी ठाकरे का ऐसा बात करेगा। क्योंकि जब वो 2 साल मुख्यमंत्री थे, जो होम मिनिस्ट्री की जितनी धज्जियां उड़ाई, 100 करोड़ का बजट, ये टारगेट दिया था डिपार्टमेंट को वसूली का। एक कमिश्नर उधर उनके ऊपर आरोप करता है, मंत्री जेल में जाता है, उनकी इंक्वायरी होती है, 3 मंत्री जेल में एक दाऊद के साथ में जिसका व्यवहार है, वो मंत्री इसके मंत्रिमंडल में थे, उनका राजीनामा, उनका इस्तीफा लेने की इनकी औकात नहीं थी। ये क्या बात करते हैं देवेंद्र जी के ऊपर? और चंद्रकांत दादा पाटिल, ये बातें इसके ये लोगों को मालूम है, ये लोगों को सब मालूम है हिस्ट्री। अभी इनको बची कुछ सेना कैसी भी चलाने की है, तो उनको रुका के रखने के लिए उन्होंने कुछ तो बोलना चाहिए। इसलिए वो तो लगता है इनके बड़े लोगों के ऊपर, हम मोदी जी के बारे में हमला किया तो इनके ऊपर ध्यान जाएगा, देवेंद्र जी के ऊपर हमला किया तो इनके ऊपर ध्यान जाएगा। लेकिन असलियत पूरे महाराष्ट्र की जनता जानती है अच्छी तरह से। चंद्रकांत दादा पाटिल ने एडवाइस दिया, बोले उद्धव ठाकरे जी आपने गलत बोला है, आपको माफी मांगना चाहिए, और आप अगर सचमुच माफी मांगते हो तो देवेंद्र फडणवीस जी का दिल बहुत बड़ा है, देवेंद्र फडणवीस जी का दिल बहुत बड़ा है, देवेंद्र फडणवीस जी को आपको माफ भी करेंगे। तो अजित पवार जी बोलने लगा तो पहले शुरुआत आप करिए चंद्रकांत दादा पाटिल, आप सबसे माफी। तो ये कैसे चल रहा है कि माफी मांगने से खत्म होने वाला बात है साहू जी साहब? नहीं, इसमें बात ऐसी है, आदरणीय दादा ने जो कहा है वो सही बात है। भारतीय जनता पार्टी के सब जो शीर्षस्थ नेता है ना, ये कोई प्रतिशोध की राजनीति नहीं करते हैं। ये डेमोक्रेटिक को हर एक को वैल्यूएबल मानते हैं। डेमोक्रेटिक मूवमेंट में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर शत्रुत्व नहीं होना चाहिए, प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। इतनी सोच अच्छी बड़ी रखते हैं, इसलिए तो इतने दिन इनको संभाला है, नहीं तो इतने दिन इनको संभालने की कोई जरूरत नहीं थी। ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, और हमको जिस तरह से, जिस रफ्तार से भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हमको भारत में, हिंदुस्तान में, पूरे राजनीति में एक मत से चलना जरूरी है। ये कितनी दिन लड़ाई लड़ेंगे? जहां लड़ाई लड़ने की लड़ेंगे, 51%, 49% माइनॉरिटी मेजोरिटी चलते रहेगा। अटल जी ने जो बोला था कि ये लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, और ये लोकतंत्र के बारे में हर एक की मर्यादा हर एक ने समझनी चाहिए। आज जो मैं बोलता हूं, तो मुझे उद्धव जी के बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उन्होंने अगर सब पूरे नियम तोड़ दिए और उनको ऐसा लगेगा कि इनके नेता भी कुछ बोलते नहीं और कार्यकर्ता सह लेते हैं, तो उनकी एक गलत फहमी है, इसलिए मैंने भी आज बोला है। ये बताएं लक्ष्मण साहू जी, 2024 में आपके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में कितनी सीटें मिलेंगी?
एक बात बोलता हूँ, अभी जितने सांसद है ना, मोदी जी के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए उंगली ऊपर उठाने के लिए या वोट देने के लिए जितने सांसद अभी है महाराष्ट्र में, उससे 2 सांसद और बढ़ेंगे, लेकिन कम नहीं होंगे। सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। नहीं, हिंदुस्तान की तो अभी देखो, आप न्यूज चैनल चलाते हैं, मेरे से भी बड़े नेता आपके साथ में संपर्क पे है। मैं नासिक में काम करता हूँ, महाराष्ट्र भाजपा के लिए काम करता हूँ, महाराष्ट्र का मैं जानता हूँ, महाराष्ट्र के लिए मैं जवाब दूंगा। और बात ऐसी, जो माहौल बन गया है वो तो मोर देन 400 सांसद, ये तो हमारी तैयारी है। जिस तरीके से हमको 14 में वोट मिले थे ना साहब, 2014 में जिस तरीके से हमको विजय मिली थी, और जो 272 प्लस हमने किया था, जो सोचा वही हो गया, उससे ज्यादा हो गया। बात ऐसे, उस दिन हमको 17 करोड़ वोट मिले थे 2014 में। मैं आपको बहुत गहराई से बोल रहा हूं और बहुत इत्मीनान से बोल रहा हूं कि हमको 2004 से लेके 14 तक 10 साल कांग्रेस का गवर्नमेंट देखने के बाद कांग्रेस नहीं चाहिए, इसलिए 2014 में हमको स्वीकारा था जनता ने। और 2019 में जब चुनाव हुआ तो भाजपा ही फिर से चाहिए, इसलिए 17 करोड़ से 23 करोड़ वोट हो गए, और 303 और फिर अलायंस में ज्यादा 353 सीट तक हम गए थे। और अभी ये 5 साल में जिस तरीके से काम हुआ है 19 से 24 तक, यानी 14 से 19 ये 10 साल में जिस तरह से भारत भर में जिस तरह से रास्ते का काम हुआ है, हाईवे का काम हुआ है, टनल का काम हुआ है, ब्रिज का काम हुआ है, पानी का, खेती का, एजुकेशन का, हेल्थ का, हॉस्पिटल का, कॉलेजेस का, और जिस तरह से कोरोना का मुकाबला किया है, जिस तरह विदेशी नेता लोग पहाड़ के जिसमें भारत का स्वागत करते हैं, जिस तरह हमारे जो चलन है रुपीज का चलन, वो 36 देशों में आज स्वीकारा जाता है। और आगे हमको जो हमारा संकल्प है भाजपा का, कल 6 तारीख से हमारा जो वर्धापन दिन हुआ पार्टी का, हम जब संकल्पित सब भाजपा ही हुए, माननीय केंद्रीय नेता से लेके, उन्होंने अमेरिका का डॉलर और भारत का रुपया जिस दिन एक समान हो जाएगा, वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, ये विश्वास अभी जनता में आया है। अरे बैंकों का राष्ट्रीयकरण 97 में हुआ था, 71 में, और बैंक लोगों की होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा गरीबी हटाओ का नारा देकर बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके फायदा नहीं हुआ। 2015 साल में जब मोदी जी आए और जनधन योजना बनी, आज 48 करोड़ लोगों ने बैंकों में खाता ले लिया है। पहली बार हिंदुस्तान के राजनीति में स्वतंत्रता के बाद 48 करोड़ बैंक में अकाउंट नया खोलना, ये कोई आसान बात नहीं है। ये हमारी नियत साफ है, देश के लिए, काम के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, और डेमोक्रेसी के लिए, और प्रशासन के लिए, और संगठन के लिए। इसलिए लोगों को मालूम है। तो लक्ष्मण जी, हम क्या कहें, 350 सीटें सर 2024 में 350 सीटें, 35 करोड़ से 40 करोड़ तक हमको वोट मिलने के लिए हम अभी संकल्पित है, प्रयास कर रहे हैं। और मोर देन 400 सीट्स मस्ट विल बी देयर इन पार्लियामेंट। 400 सीट्स 2024 में 400 सीट्स फॉर द अलायंस और 400 सीट्स ओनली फॉर बीजेपी। मोर देन 400 बीजेपी, मोर देन 400 बीजेपी। क्या बात है सर, वेरी कॉन्फिडेंट, fantastic, fantastic. Yes, sir. Thank you very much, sir. Great pleasure talking to you as always. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय भवानी, जय शिवाजी। सावजी साहब, आपने आज दिल खोलकर बोला, एकदम दिल खोलकर बोले आप। मजा आ गया। Yes, sir. मजा आ गया सर। Thank you. आज आपसे बात करके बहुत मजा आया। नमस्कार सर, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आज हमारी सावरकर जी की गौरव यात्रा नासिक में थी, वहां से मैं तुरंत आया और आपके साथ बात करने लगा। थैंक यू सो मच सर। दिख रहा है आप ऐसे, इसलिए आप ऐसे ही कपड़े पहने, बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू, नमस्कार। That was nice, fantastic. So 4